दोस्तों गुड इवनिंग। आज हम लेके आए हैं ट्रांसफॉर्मर टेस्ट सीरीज़ 2। इसमें जो टेस्ट सीरीज फर्स्ट थी दोस्तों, उसमें ट्रांसफॉर्मर के इंट्रोडक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल और कोर के कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों। इस टेस्ट सीरीज 2 में हम ट्रांसफॉर्मर ऑयल और वाइंडिंग और कोर के क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि ट्रांसफॉर्मर को रेटेड आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की सप्लाई दी जाए तो क्या घटित होगा? निम्न में से क्या होगा? मतलब ट्रांसफॉर्मर को जो 50 हर्ट्ज के लिए डिज़ाइन किया गया है इंडिया में, उसको आवृत्ति 50 हर्ट्ज से ज़्यादा दे दी जाए दोस्तों, तो क्या होगा? तो देखते हैं। जैसे कि पहला है मैग्नेटाइजिंग करंट कम हो जाएगा, कम भार पर कार्य करेगा, ट्रांसफॉर्मर की साइज कम हो जाएगी दोस्तों। तो जब अपन ट्रांसफॉर्मर को रेटेड एफिशिएंसी से अधिक पर चलाएंगे तो क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्मर की साइज भी कम हो जाएगी, कम भार पर कार्य करेगा और मैग्नेटाइजिंग करंट कम हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें डी आ जाएगा सभी। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर को कम आवृत्ति की सप्लाई देने पर क्या होगा? कोर संतृप्त हो जाएगी, सैचुरेटेड हो जाएगी, भंवर धारा हानि उच्च हो जाएंगी, कोर गर्म होकर वाइंडिंग जल जाएगी। तो दोस्तों इसमें भी सभी आएगा, ये सभी कार्य संपन्न होंगे दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों थर्ड क्वेश्चन की, ट्रांसफॉर्मर ऑयल फ्री रहती है, इसका मतलब है कौन सा जो गुण है ट्रांसफॉर्मर के ऑयल में नहीं होता दोस्तों? तो गैस क्रिएट होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब दोस्तों, तो गैस भी रहता है, कलर उसका रहता है हल्का पीला, हीट भी ऊष्मा की भी सुचालक होती है दोस्तों। तो मॉइस्चर नहीं होता, ट्रांसफॉर्मर ऑयल है, मॉइस्चर मीन्स नमी से फ्री रहती है। किससे फ्री रहती है दोस्तों? नमी से। तो इसमें डी हो जाएगा, मॉइस्चर फ्री रहती है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर ऑयल में गैस उत्पन्न होती है जब ऑयल का ताप निम्न से अधिक रहता है। वो ये कह रहा है निम्न में से किस ताप से अधिक रहता है जब ट्रांसफॉर्मर के ऑयल के अंदर गैस उत्पन्न होती है दोस्तों? तो इसमें 150 सेंटीग्रेड हो जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा दोस्तों। 150 डिग्री सेंटीग्रेड से जब ऊपर ताप जाता है दोस्तों, तो ट्रांसफॉर्मर के ऑयल में एक चिंगारी उत्पन्न होती है जिसे फ्लैश पॉइंट कहते हैं, और तभी जाके गैस उत्पन्न होती हैं, गैस क्रिएटेड होती हैं ऑयल के अंदर। तो फोर्थ का डी हो जाएगा दोस्तों। फाइव क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर ऑयल होता है किस प्रकृति का होता है? ट्रांसफॉर्मर ऑयल कैसा रहता है, किस प्रकृति का रहता है दोस्तों ट्रांसफॉर्मर ऑयल? तो इसकी बात करें दोस्तों अब देखते हैं 5 क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्मर ऑयल होता है कार्बनिक प्रकृति का खनिज ऑयल, मतलब मिनरल ऑयल होता है, जिसे कि क्रूड ऑयल भी अपन कह सकते हैं। कार्बनिक प्रकृति का रिफाइंड ऑयल, कार्बनिक प्रकृति का सिंथेटिक ऑयल, और निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता है ट्रांसफॉर्मर ऑयल कार्बनिक प्रकृति का खनिज ऑयल होता है, जिसे कि इंग्लिश में मिनरल ऑयल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मिनरल ऑयल होता है, ये मिनरल ऑयल होता है ट्रांसफॉर्मर का ऑयल। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा दोस्तों 5 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 6 क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर ऑयल विद्युत का होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। विद्युत का क्या होता है? चालक होता है, कुचालक होता है, सुचालक होता है, अर्धचालक होता है। तो ट्रांसफॉर्मर ऑयल है, ये विद्युत का क्या होता है दोस्तों? विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है दोस्तों? कुचालक होता है। तो विद्युत रोधी होता है ऑयल। कैसा होता है? विद्युत रोधी, विद्युत का कुचालक होता है। अगर विद्युत का चालक होता तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग आपस में भिड़ी रहती, विद्युतीय रूप से जुड़ी रहती, तो फ्लक्स के रूप में जुड़ी रहती हैं। क्यों? क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी के बीच में इंसुलेशन या कुचालकता का काम ये ऑयल करता है, इसलिए विद्युत का कुचालक होता है दोस्तों। 7 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर ऑयल ऊष्मा का होता है। तो दोस्तों ऊष्मा का क्या होता है? ऊष्मा रोधी होता है या चालक होता है, ऊष्मा को सूचित नहीं करता। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर ऑयल ऊष्मा का चालक होता है। क्या होता है? चालक होता है, ऊष्मा को अवशोषित करता है। 8th क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर में ऑयल का कार्य है। ट्रांसफॉर्मर में ऑयल का क्या कार्य है? शीतलन और कूलिंग। बिल्कुल सही है दोस्तों, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, शीतलन और कूलिंग का कार्य करता है, तो ये भी सही है। दूसरा इंसुलेशन व कुचालकता, प्राइमरी व सेकेंडरी के बीच में इंसुलेशन भी प्रोवाइड करवाता है, ये भी सही है।
कूलिंग का कार्य भी करता है, तो इसमें दोनों हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों सही उत्तर हैं दोस्तों, तो इसमें सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 9 क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर ऑयल का कलर होता है दोस्तों। तो ये आप सबको पता है, ट्रांसफॉर्मर ऑयल का कलर रही तो रहती नहीं है, गुलाबी सिलिका जेल का कलर होता है, नमी सोखने के बाद नीला नई सिलिका जेल का कलर होता है, और हल्का पीला ट्रांसफॉर्मर ऑयल का कलर होता है। तो दोस्तों 9th में सी आ जाएगा दोस्तों। तो अब 10 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 10 क्वेश्चन है, भारत में कौन सा ऑयल ट्रांसफॉर्मर में प्रयोग करते हैं, ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो ऑयल डालते हैं वो कौन सा ऑयल होता है भारत के अंदर, तो दोस्तों पैराफिन ऑयल होता है। पैराफिन ऑयल गर्म प्रदेशों में यूज करते हैं, और नेफ्था ऑयल ठंडे प्रदेशों में यूज करते हैं। गर्म वातावरण जहाँ रहता है वहाँ पैराफिन ऑयल यूज करते हैं। इंडिया में दोस्तों पैराफिन ऑयल ही यूज करते हैं। तो भारत में कौन सा ऑयल ट्रांसफॉर्मर के अंदर यूज करते हैं, पैराफिन ऑयल, ये हो जाएगा दोस्तों। अब अपन दोस्तों 11 क्वेश्चन की बात करें तो 11 क्वेश्चन देखते हैं। 11 में क्या है, ठंडे प्रदेशों में निम्न में से कौन सा ट्रांसफॉर्मर ऑयल प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अभी अपन बात कर रहे थे, पैराफिन ऑयल गर्म प्रदेशों में यूज करते हैं, और नेफ्था ऑयल ठंडे प्रदेशों में यूज करते हैं। तो ठंडे प्रदेशों में कौन सा हो जाएगा, नेफ्था। ठंडे प्रदेशों में जहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है उन प्रदेशों में नेफ्था ऑयल यूज करते हैं, तो बी हो जाएगा दोस्तों 11 का। अब 12 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर ऑयल की श्यानता या विस्कोसिटी होनी चाहिए। तो जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल है दोस्तों उसकी विस्कोसिटी कम होनी चाहिए, और जब विस्कोसिटी कम होती है दोस्तों, कम होनी चाहिए, कम विस्कोसिटी का मतलब है तेल कैसा होना चाहिए, पतला होना चाहिए। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो तेल गाढ़ा हो जाएगा, तेल गाढ़ा होगा तो वो अच्छी बात नहीं है, सही नहीं रहता दोस्तों। तो ट्रांसफॉर्मर का तेल गाढ़ा नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, पतला, अर्थात विस्कोसिटी कैसी होनी चाहिए दोस्तों, कम होनी चाहिए। 13 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट की 13 क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम ट्रांसफॉर्मर ऑयल में वाटर कंटेंट ppm में होने चाहिए। अब दोस्तों वैसे तो पर लीटर में आता है ट्रांसफॉर्मर का ऑयल, पर ये क्वेश्चन इसी प्रकार है, 1 किलोग्राम ट्रांसफॉर्मर ऑयल में वाटर कंटेंट ppm में होने चाहिए, ये इसी प्रकार क्वेश्चन है। तो दोस्तों वाटर जो कॉन्टैक्ट रहते हैं ppm में वो 5 से 40 mg पर किलोग्राम होने चाहिए, अर्थात 50 ppm होने चाहिए। अब अपन बात करें 14 की दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर ऑयल का फ्लैश पॉइंट का मान होना चाहिए। तो ट्रांसफॉर्मर ऑयल का फ्लैश पॉइंट क्या होता है दोस्तों, मैं ये बता देता हूँ, वह ताप जिस पर चिंगारी तेल में चिंगारी उत्पन्न होती है, वह ताप जिस पर स्पार्क उत्पन्न होता है, तेल के अंदर क्या उत्पन्न होता है, स्पार्क, एक चिंगारी उत्पन्न होती है, स्पार्क उत्पन्न होता है, स्पार्क उत्पन्न होता है, उस ताप को अपन फ्लैश पॉइंट कहते हैं। और ये ताप दोस्तों 140 डिग्री से अधिक ही होता है अच्छे तेल के लिए। तो ट्रांसफॉर्मर ऑयल का फ्लैश पॉइंट का मान क्या रहता है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए दोस्तों। 15 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 15 क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर ऑयल का प्योर पॉइंट या क्लाउड पॉइंट भी कहते हैं दोस्तों, प्योर पॉइंट का दूसरा नाम होता है क्लाउड पॉइंट। प्योर पॉइंट का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों, क्लाउड पॉइंट भी कहते हैं इसको, क्लाउड पॉइंट भी कहते हैं इसे। तो क्लाउड पॉइंट या प्योर पॉइंट -40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। तो इस प्योर पॉइंट या क्लाउड पॉइंट का अर्थ क्या है दोस्तों, तो वह ताप जिस पर ट्रांसफॉर्मर ऑयल जमता है, बिल्कुल सही है दोस्तों, वह टेम्परेचर जिस पर ट्रांसफॉर्मर ऑयल जम जाता है उसे क्लाउड पॉइंट या प्योर पॉइंट कहते हैं दोस्तों। और ये इसमें ए उत्तर हो जाएगा दोस्तों 15 में। अब 16 की बात करते हैं दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर ऑयल की बीडीवी किसके मध्य होती है। तो बीडीवी की बात करें, बीडीवी ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है दोस्तों, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मर ऑयल की कुचालकता स्ट्रेंथ। तो बीडीवी दोस्तों 30 से 70 के बीच होती है, और वैसे बीडीवी अपनी 70 के आसपास आती है, 70 से 78 या 75 तक बीडीवी अपनी आती है। तो इसमें हो जाएगा 30 से 75 एक ट्रांसफॉर्मर ऑयल की बीडीवी होनी चाहिए, ब्रेक डाउन वोल्टेज जिसे कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 17 की दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर तेल की बीडीवी का कम होने का कारण है। अगर अपना ब्रेक डाउन वोल्टेज कम है, ट्रांसफॉर्मर के ऑयल की बीडीवी कम है, तो उसका क्या कारण है, विस्कोसिटी अधिक है दोस्तों, या डेंसिटी अधिक है, या वह तेल पतला है, या तेल में पानी की मात्रा या नमी है। तो दोस्तों इसमें डी हो जाएगा, और ये होली नहीं है, तो ये तेल है, ट्रांसफॉर्मर ऑयल है दोस्तों, ये होली मिसप्रिंट हो गई, तो ये क्या है, ऑयल है।
ऑयल में पानी की मात्रा है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सब आंसर गलत हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑयल में पानी की मात्रा या नमी है और मॉइस्चर होगा ऑयल में, तभी जाके अपनी बीडीवी कम होगी। बीडीवी क्यों किससे कम होती है? मॉइस्चर से कम होती है दोस्तों। तो ऑयल में मॉइस्चर होगा तो बीडीवी कम होगी अपनी। तो मॉइस्चर के केस में ही बीडीवी कम होती है दोस्तों। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा 17 में। 18 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ट्रांसफार्मर ऑयल का गुण नहीं है। तो ट्रांसफार्मर का ऑयल का निम्न में से कौन सा गुण नहीं है? ताप करने पर विस्कोसिटी बढ़ती है। ताप कम करने पर विस्कोसिटी बढ़ती है दोस्तों, ये गलत बात है। पहला ही है इसमें दोस्तों, ये गलत बात है। टेम्परेचर अगर अपन कम कर रहे हैं तो विस्कोसिटी बढ़ रही है, तो ये गलत बात है। अर्थात टेम्परेचर कम करने पर तेल क्या हो रहा है? गाढ़ा हो रहा है, नहीं होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए? पतला होना चाहिए, ये गलत बात है। तो विस्कोसिटी अपनी कम होनी चाहिए थी। तो दूसरा है ताप करने पर विस्कोसिटी कम होती है, ये बिल्कुल सही है। और फ्लैश पॉइंट अधिक होना चाहिए, डेंसिटी कम, ये बिल्कुल सही है। तो गुण क्या नहीं है, मतलब ये ताप कम करने पर विस्कोसिटी बढ़ रही है, तो ये गलत बात है, ये ट्रांसफार्मर का गुण नहीं है। तो 18वें में ए हो जाएगा। 18 में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 19 की। 19 क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के ऊपर। 19 क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर ऑयल की विस्कोसिटी मेजर की जाती है। किस यंत्र से विस्कोसिटी मापते हैं दोस्तों? हाइड्रोमीटर। तो आपको पता है विस्कोसिटी बात से नापते हैं। जो श्यानता है ट्रांसफार्मर ऑयल की, वो विस्कोसिटी बात एक यंत्र होता है, उससे नापते हैं। हाइड्रोमीटर से आपको पता है क्या नापते हैं? ह्यूमिडिटी नापते हैं। क्या नापते हैं? ह्यूमिडिटी नापते हैं। हाइड्रोमीटर से ह्यूमिडिटी नापते हैं दोस्तों। और थर्मामीटर से ताप नापते हैं। क्लाउड पॉइंट और जो फ्लैश पॉइंट है उसको नापते हैं। और पोटेंशियोमीटर से स्पेसिफिक रजिस्टिविटी 10 डेल्टा और पोटेंशियोमीटर इससे नापते हैं। तो दोस्तों इसमें ए आ जाएगा। विस्कोसिटी बात से अपन विस्कोसिटी या श्यानता मेजर कर सकते हैं। अब 20 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ट्रांसफार्मर के अंदर हार्मोन्स उत्पन्न होने का कारण है। ट्रांसफार्मर में हार्मोन्स क्यों उत्पन्न होते हैं? 20 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। लोड फ्लक्चुएशन से, अर्थात लोड कम अधिक हो रहा है, इससे हार्मोन्स उत्पन्न हो रहे हैं। लोड बढ़ रहा है, लोड घट रहा है, इससे लोड फ्लक्चुएशन से हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। या मैकेनिकल वाइब्रेशन जो कंपन है ट्रांसफार्मर के अंदर उससे होते हैं। या कमज़ोर इंसुलेशन कमज़ोर है तो हार्मोन्स उत्पन्न होंगे। या कोर सेचुरेशन। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर के अंदर जो हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं वो कोर सेचुरेशन से होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों 20 क्वेश्चन का। अब दोस्तों आगे चलते हैं, 21 की बात करते हैं दोस्तों। 21 क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में निम्न में से ट्रांसफार्मर कोर का आवश्यक गुण नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कि ये गुण होना चाहिए। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, लो हिस्टैरिसीस लॉस, हाई थर्मल कंडक्टिविटी और हाई परमेबिलिटी। तो दोस्तों हाई थर्मल कंडक्टिविटी, उच्च ताप चालकता, ये ट्रांसफार्मर के कोर का गुण नहीं है। हाई थर्मल कंडक्टिविटी ट्रांसफार्मर कोर का आवश्यक गुण नहीं होता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 22 की दोस्तों, तो 22 क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में मैग्नेटाइजिंग करंट कम होता है जब। 22 है, मैग्नेटाइजिंग करंट जब कम होगा तब क्या होगा दोस्तों? ईयर गैप कम होगा जब कम होगा मैग्नेटाइजिंग करंट, या लीकेज फ्लक्स अधिक होगा तब अधिक होगा, या दोस्तों लेमिनेशन सिलिकॉन स्टील का होगा तब मैग्नेटाइजिंग करंट कम होगा, या सभी? तो दोस्तों लीकेज फ्लक्स अधिक होता है ना, तब मैग्नेटाइजिंग करंट, लीकेज फ्लक्स जैसे बढ़ेगा तो अपना मैग्नेटाइजिंग करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइजिंग करंट कम हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इसका बी हो जाएगा 22 का। 23 की बात करें दोस्तों, ट्रांसफार्मर का लीकेज फ्लक्स निर्भर करता है। ट्रांसफार्मर का जो लीकेज फ्लक्स है वो किस चीज़ पे निर्भर करता है दोस्तों? 23 में बात करें लोड करंट पर, सप्लाई वोल्टेज पर, सप्लाई आवृत्ति पर, या सभी पर? तो केवल लोड करंट पर लीकेज फ्लक्स निर्भर करता है। केवल और केवल लोड करंट पे ट्रांसफार्मर का लीकेज फ्लक्स निर्भर करता है दोस्तों। तो 23 का ए आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब 24 की बात करें दोस्तों, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर की कोर बनाई जाती है। तो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर की कोर कॉपर की बनाई जाती है, कास्ट आयरन की, ईयर कोर, माइल्ड स्टील। तो इसमें ईयर कोर आ जाएगा दोस्तों। ईयर कोर या फेराइट, ईयर कोर या फेराइट एक धातु होती है, इसकी अपन हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर की कोर बनाते हैं। तो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर की कोर ईयर की बनती है, तो इसे ईयर कोर ट्रांसफार्मर भी कह देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 25 की, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में होने वाली हानि है। तो ये आप सभी लोगों को पता है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में कौन सी हानि होती है दोस्तों?
कोर में तो होती है लोहे हानि, ट्रांसफार्मर की कोर में लोहा हानि होती है जो 2 प्रकार की होती है, एडी करंट, हिस्टैरिसीस, भंवरधारा हानि, शैथिल्य हानि। और वाइंडिंग में दोस्तों ताम्र हानि होती है। कौन सी हानि होती है? ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में ताम्र हानि होती है, जिसे अपन कॉपर लॉस कहते हैं, I2R लॉस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? I2R लॉस भी कहते हैं दोस्तों। तो वाइंडिंग में कॉपर लॉस होता है, क्या होता है? ताम्र हानि होती है। तो 25 का ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 26 ट्रांसफार्मर की लोड से संयोजित वाइंडिंग है। ट्रांसफार्मर की कौन सी वाइंडिंग लोड से संयोजित होती है दोस्तों? तो प्राइमरी सप्लाई से संयोजित होती है, सेकेंडरी लोड से संयोजित होती है। बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। HV LV अपन बता नहीं सकते ट्रांसफार्मर स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है। अगर अपना ट्रांसफार्मर स्टेप अप है दोस्तों, स्टेप अप है तो वोल्टेज को बढ़ा रहा है, तो अपनी जो लोड से संयोजित होगी वो HV होगी। स्टेप अप में HV लोड से संयोजित होती है, और स्टेप डाउन में दोस्तों LV, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो वो लोड को कम कर रहा है, तो उससे लोड से संयोजित कौन सी होगी? LV होगी। कम डाउन कर रहा है वोल्टेज को तो LV लोड से संयोजित होगी, स्टेप अप में HV। परंतु ये क्वेश्चन इस प्रकार है, इसमें स्टेप अप स्टेप डाउन लिखा नहीं है, केवल ट्रांसफार्मर लिखा है दोस्तों। तो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग लोड से संयोजित होती है प्राइमरी सप्लाई से। तो इसका बी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर 26 का दोस्तों। अब 27 की बात करें दोस्तों, ट्रांसफार्मर की किस वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है दोस्तों? तो LV वाइंडिंग है वो कम लपेट और मोटे तार से की जाती है। कैसी की जाती है दोस्तों? मोटे तार कम लपेट से की जाती है। तो मोटे तार कम लपेट से करते हैं अपन, मोटे तार कम लपेट LV की जाती है दोस्तों। HV वाइंडिंग करते हैं पतला तार अधिक लपेट से। कैसे करते हैं? पतला तार अधिक लपेट से करते हैं। तो पतला तार और अधिक लपेट से जब अपन वाइंडिंग करेंगे, टर्न अधिक होंगे और तार कैसा होगा? पतला। तो दोस्तों उसके बीच में जो वाइंडिंग के टर्नों के बीच में क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? कम होगा। तो सबसे कम क्रॉस सेक्शन एरिया किसका होता है दोस्तों? HV वाइंडिंग का होता है। अब 28 की बात करें, ट्रांसफार्मर की किस वाइंडिंग मोटा तार व कम लपेट से की जाती है? तो दोस्तों ये LV करते हैं। अभी अपन बात कर रहे थे LV मोटा तार कम लपेट से करते हैं, HV पतला तार अधिक लपेट की होती है, इसलिए HV का क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है। पतला तार अधिक लपेट से करते हैं HV दोस्तों, और ये करते हैं मोटे तार कम लपेट से। तो ये मोटा तार कम लपेट की LV वाइंडिंग हो जाएगी। इसका क्रॉस सेक्शन अधिक होता है, इसका क्रॉस सेक्शन कम होता है दोस्तों। अभी अपन 29 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 3 फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कौन सी वाइंडिंग उपयोग की जाती है? सर्कुलर टाइप, सिलेंड्रिकल टाइप, सैंडविच टाइप, रेक्टेंगुलर टाइप। तो सैंडविच टाइप वाइंडिंग अपन 3 फेज ट्रांसफार्मर में, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में उपयोग करते हैं दोस्तों। 30 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ट्रांसफार्मर लेमिनेशन एक दूसरे से इंसुलेटेड होता है। ट्रांसफार्मर का जो लेमिनेशन करते हैं कोर का, वो एक दूसरे से कैसे लेमिनेटेड होता है, या वाइंडिंग के जो तारों का लेमिनेशन है वो कैसे लेमिनेटेड होता है? माइका स्ट्रिप द्वारा? नहीं दोस्तों। थिन कोट वर्निश द्वारा, पेपर द्वारा? कोई नहीं। तो इसमें थिन कोट वर्निश आ जाएगा दोस्तों। थिन कोट वर्निश द्वारा वाइंडिंग का लेमिनेशन एक दूसरे से इंसुलेटेड होता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के ये थे 30 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो विगत प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। अगर आपको दोस्तों ये चैनल अच्छा लगा दोस्तों, तो आप इंजीनियर PC सर की वीडियो अच्छी लगी हो या क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो आप इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें दोस्तों। आपके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी गुड। धन्यवाद दोस्तों।